हेलो स्टूडेंट, सुबोध डिजिटल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। लास्ट वाला अपने फिजिक्स 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 का मापन और मात्रक के अंदर वीमा चल रहा था। तो अपन ने कुछ भौतिक राशियों की वीमा के बारे में पढ़ा था कि भौतिक राशि की वीमा, भौतिक राशियों की वीमा, ठीक है। किसी भौतिक राशि की वीमा उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना होता है। वही अपने पास वीमा जो अपने पास जो मूल राशियों से बनती है, हमेशा वीमा जो बनती है वह मूल राशियों से ही बनेगी। जैसे अपन ने बताया था कि जो वीमा के लिए यूज होता है, जैसे लंबाई, यदि लंबाई कौन सी राशि है तो अपन को पता है कि लंबाई एक मूल राशि है। और यदि वीमा राशि बनानी है तो इसको एल को रिप्रेजेंट करेगा। यदि मैं बोलूंगा विद्युत धारा, विद्युत धारा और विद्युत धारा के लिए रिप्रेजेंट करेगा तो अपने पास ए रिप्रेजेंट करेगा। यदि बोलेंगे समय तो समय के लिए टी को रिप्रेजेंट किया जाता है वीमा के अंदर। यदि बोलेंगे ज्योति तीव्रता और ज्योति तीव्रता में सी डी को रिप्रेजेंट किया जाता है। यदि बोलेंगे ताप और ताप के लिए के को रिप्रेजेंट किया जाता है। और यदि अपन और बात करेंगे लंबाई होगी, विद्युत धारा के समय होगी, ज्योति तीव्रता होगी, ताप होगी, मूल पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा के लिए मूल डिनोट किया जाता है। पदार्थ की मात्रा के लिए मूल डिनोट किया जाता है। तो इस प्रकार से अपन कुछ विमाओं में दर्शाते हैं। यदि अपन को कल और चीज मैंने नेक्स्ट वाली क्लास में बताया था कि अपने पास वीमा जो होती है वह बड़े कोष्टक में लिखी जाती है। तो वीमा हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखी जाती है, बराबर। वीमा को बड़े कोष्ठक के अंदर बंद किया जाता है या लिखा जाता है। तो अपन आज कुछ बीमाओं के बारे में पढ़ेंगे। देखो कुछ एग्जांपल लेते हैं बीमाओं के बारे में। चाहे लास्ट वाली क्लास में भी मैंने कुछ बताया भी था तुम्हें, तो इस प्रकार अपन एक और कुछ एग्जांपल लेके चल रहे हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं वेग की बीमा। वेग, अब अपन को पता है यदि मैं वेग को डिनोट करने चाहूंगा तो वेग किसे कहते हैं, तो वेग में क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। ठीक है, विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, अपने पास वेग कहलाती है। यदि वेग को डिनोट करने चाहिए तो v इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी, और डी आर अपॉन डी टी को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अपन को पता है कि जो दूरी होती है उसको मीटर में मापा जाता है और समय को सेकेंड में। अभी इसको वीमा में तो अपन ने बताया था मीटर, मीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लंबाई को। यदि मैं बोलूंगा ये मीटर जो है ये लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लंबाई को वीमा में हमेशा कैपिटल एम से डिनोट किया जाएगा, सॉरी एल से डिनोट किया जाएगा, एल से डिनोट किया जाएगा। और यदि यहाँ पे सेकेंड जो समय को रिप्रेजेंट कर रहा है और समय के लिए कैपिटल टी से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, तो अपन वेग की वीमा बनाते हैं। वेग की वीमा बनाने के लिए यदि मैं लिखेंगे कि वीमा, वेग की वीमा बनाने के लिए सबसे पहले क्या बोला था, बड़े कोष्टक में पैक करना है। और एम, यदि एम किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो एम यहाँ पे लिखा नहीं है, मैंने लिख रहा हूं कि द्रव्यमान। यदि जहां पे द्रव्यमान की बात आती है तो वहां पे वीमा के अंदर कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं बोलूंगा डी आर अपॉन डी टी मतलब मीटर पर सेकेंड, जो मात्रक है वेग का मात्रक क्या है, मीटर पर सेकेंड। और मीटर पर सेकेंड यहाँ पे मीटर दे रहेगा जो लंबाई के लिए और सेकंड दे रहेगा जो समय के लिए। लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान अभी तक नहीं है, तो द्रव्यमान जीरो है तो मैंने यहाँ पे m के पावर जीरो लगा दी। और घातों के रूप में मैंने पहले ही पढ़ा है, किसी भौतिक राशि की वीमा उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि के व्यक्त करने के लिए मूल राशि पर चढ़ाना होता है। तो ये मूल राशि पर अपन ने घात चढ़ाई है। अब लंबाई m के ऊपर घात कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे m को रिप्रेजेंट किया जाता है l से, तो l के घात 1 आ जाएगी। यदि मैं बोलूंगा समय, समय को सेकंड से, सेकंड के ऊपर भी घात 1 है। लेकिन यहाँ पे देखना एक चीज, यदि अपॉन m अपॉन s की घात 1 है, यहाँ पे m बट्टा s है, मीटर बट्टा सेकेंड, ये है वेग का मात्रक। तो इसको अपन m
सेकेंड इनवर्स भी लिखते हैं, ठीक है। जब ये एस घातांक 1 होता है, ये ऊपर जाता है ना तो माइनस में आ जाता है, तो इसको माइनस एस की घात -1 भी लिखते हैं। एम नॉट L1 और समय को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, टी से, और उसकी घात क्या है -1। तो ये अपने पास वेग की एक विमा हो जाएगी। तो विमा को इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। चलो एक और अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं, एक और एग्जांपल लेंगे। यहां पे अपने पास एग्जांपल दे रखा है बल का, लेकिन उससे पहले बल की एक विमा बनाने से पहले मैं एक त्वरण के बारे में समझ, तो क्योंकि अपन को पता है बल का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो त्वरण का सबसे पहले लेके चलते हैं, चलो त्वरण के बारे में बताते हैं। त्वरण, और त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है भाई, त्वरण कहलाती है, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। यदि वेग में परिवर्तन होता है ए, हमेशा त्वरण को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो अपन बोलते हैं डीवी अपॉन dt। तो वेग में परिवर्तन की दर ये समय को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेग का मात्रक तो अपन ऑलरेडी पढ़ के आए, तो क्या लिखेंगे, मीटर बट्टा सेकेंड, और समय का मात्रक क्या है, सेकेंड, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे m अपॉन s की घात 2, ठीक है। त्वरण का मात्रक क्या होगा, मीटर बट्टा सेकेंड स्क्वायर, m बट्टा s और अपॉन s, s को बट्टा 1 आ जाएगा, 1 बट्टा s हो जाएगा, तो मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको मैंने क्या बोला, एक अलग में रिप्रेजेंट कर सकते हैं m, यदि गुणा में रिप्रेजेंट करने जाओ तो s की s स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा, तो इसका प्लस से घात जो प्लस से होती है वो माइनस में चली जाएगी, s की घात -2। यहाँ पे क्या हुआ, जब इसको ऊपर गुणा में देते हैं ना तो प्लस की घात है ना वो माइनस में आ जाती है, बस इतना सा ही डिफरेंस है। अब बनाते हैं त्वरण की विमा, तो बात करेंगे विमा, त्वरण की विमा। और त्वरण की विमा कैसे रहेगी, तो अपन को पता है कि बड़े कोष्टक में विमा को पैक किया जाता है, तो इसमें भी अपन लेके चल रहे, ये थोड़ा ऐसे अपन इस वाली विमा को अपन इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, L1 T -1, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। m अगर नहीं लगाएंगे m की घात 0, लेकिन ये लगाते तो सही दिखता है, इसलिए अपन ने यहाँ पे लगाई है। तो सेम रीजन यहाँ पे भी देखेंगे कि ये भी करेंगे m नॉट, ठीक है, मीटर में दे रखा है तो अपन को पता है L1 और s की घात -2 है, तो ये आ जाएगा t की पावर -2। तो इसको अपन ने क्या बोला, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करेंगे तो भी गलत नहीं होगा, क्लियर। तो ये कुछ विमाएं हैं। अब बनाते बल की, बल की विमा बनाते। बल की विमा किस तरीके से बनाते देखो, बल, और बल की विमा बनाने के लिए क्या होता है, बल को किससे निरूपित किया जाता है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है। तो बल का परिभाषा होती है, F से रिप्रेजेंट बल को किया जाता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, और F फोर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है m गुणा a। ये बल का मात्रक, ये बल का फॉर्मूला होता है। यदि मैं मात्रक की बात करता हूं बल के, तो कितना होगा, m को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, किलोग्राम से, kg, और त्वरण का मात्रक क्या होता है जो अभी पर निकाल गए, मीटर बट्टा सेकेंड का स्क्वायर। ये होता है बल का मात्रक। और बल का मात्रक एक और होता है, ध्यान रखना, एक और होता है जिसको न्यूटन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। बल के मात्रक को न्यूटन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ज्यादातर न्यूटन ही लगेगा, लेकिन अपन यहाँ पे विमा, अपन को क्या बनानी है, डायमेंशंस बनाना है, विमा बनानी है, और विमा के लिए अपन यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसके लिए बड़े कोष्टक के अंदर पैक करना, तो अपन को पता है, अपन ने वहां पे भी आगे देखा कि द्रव्यमान को विमा के अंदर m, कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे भी अपन ये कैपिटल M लगाएंगे, और यहाँ पे कैपिटल M दे रखा है तो उसकी घातांक दे रखी है 1, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ ये लगेगा 1, क्लियर। मीटर, अब मीटर को अपन को पता है कि L से रिप्रेजेंट किया जाता है लंबाई को, उसकी घातांक 1 है, तो यहाँ पे भी लगाएंगे 1, और यहाँ पे भी अपन बट्टा सेकेंड का स्क्वायर है यहाँ पे भी, तो अपन को पता है कि अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, kg मीटर सेकेंड की घात -2, ये अभी मैंने बताया, इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे t की पावर -2। तो ये एक बल की विमा अपने पास ही आ गई, ठीक है। तो ये बल की विमा अपने पास आ गई, ठीक है।
तो द्रव्यमान को एक के लंबाई के एक के समय की घात -2 विमाएं है, अन्य सभी मूल राशियों की विमाएं शून्य होती है। तो देख लो यहाँ पे जैसे एम नॉट यहाँ पे बताया, जैसे इसमें अपने पास एम नॉट नहीं था, मतलब कोई द्रव्यमान नहीं दे रखा था, तो अपन यहाँ पे 0 से 0 से इसको प्रदर्शित किया है। ठीक है, इस प्रकार पृथ्वीकरण में परिमाणों पर विचार नहीं किया जाता। भौतिक राशियों की गुणता की समावेश का है। प्रारंभिक और वेग और औसत वेग, अंतिम वेग और चाल, ये सभी तुल्य राशियां ही होती है। भले आप वेग बोलो, औसत वेग बोलो या अंतिम वेग बोलो, चाल, ये सभी तुल्य राशियां ही होती है। विमेय सूत्र, विमेय समीकरण जो अपन ने अभी अभी इतने बता दिया है कि भाई क्या रहता है। ठीक है, अगला अपन चीज पढ़ने जा रहे हैं सार्थक अंकों के बारे में। किसके बारे में भाई? सार्थक अंकों के बारे में। सार्थक अंक, सार्थक अंक क्या होते हैं, सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सार्थक अंक क्या होते हैं? किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने के लिए, किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने के लिए सार्थक अंक की आवश्यकता होती है। हर मापन में त्रुटियां सम्मिलित होती है। जैसे अपन बहुत सारी कुछ मात्राएं मापते हैं, अपना चैप्टर यही है मात्रक और मापन, तो बहुत भौतिक राशियों को मापना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें कुछ त्रुटियां रहती है। उन त्रुटियों को यदि सॉल्व करने के लिए अपन कुछ परिशुद्धता स्पष्ट करनी होती है, जिनको अपन सार्थक अंकों के द्वारा की जाती है। मापन के परिमाणों को एक संख्या के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिससे वह सभी अंक सम्मिलित होते हैं। अब इसमें क्या होता है सार्थक अंक? अब अपन ने थोड़ी देर पहले क्या बात की, किसी भौतिक राशि को शुद्धता से मापना, उसको शुद्धता से व्यक्त करना, वो अपना क्या होता है अपने पास सार्थक अंक। तो सार्थक अंक के द्वारा अपन उन राशियों को शुद्धता से माप सकते हैं। तो उसके लिए भी कुछ नियम दे रखे। सार्थक अंक ज्ञात करने के भी नियम है कि किसी भौतिक, सबसे पहले सार्थक अंक के बारे में बात करते हैं। सार्थक अंक, सार्थक अंक, और सार्थक अंक क्या होता है? किसी भौतिक राशियों को, किसी भौतिक राशियों को शुद्ध रूप में व्यक्त करने के लिए शुद्ध रूप में व्यक्त करने के लिए, किसी भौतिक राशियों को शुद्ध रूप में व्यक्त करने के लिए सार्थक अंक, सार्थक अंक की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप में व्यक्त करने के लिए सार्थक अंक की आवश्यकता होती है। सार्थक अंक के ज्ञात करने के कुछ नियम है। इसमें है सभी, पहला नियम है सभी शून्य अंक सार्थक अंक नहीं होते हैं, कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सॉरी, इसमें सबसे पहला नियम है, यदि सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम, तो सबसे पहला बोलते हैं कि सभी सार्थक अंक, सभी अशून्य अंक, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, पहला नियम तो यही कहता है। ठीक है, क्या बोला कि सार्थक अंक क्या इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अपन बहुत सारी भौतिक राशियों को मापते हैं, उनको शुद्ध रूप में व्यक्त करना, उनके मान को एक परिशुद्धता से व्यक्त करना, प्रदर्शित करना, तो वो सार्थक अंक के द्वारा कर सकते हैं। पहला होता है सभी जो अशून्य अंक होते हैं, जितने भी अशून्य अंक वह भाई सार्थक अंक है। ठीक है, यदि मैं एग्जांपल के थ्रू यहां पे बताना चाहूँ, चलो एग्जांपल लिखते हैं। मान लो अपने पास एग्जांपल है 2, 3, 4, ये अपने पास कोई मान प्राप्त हुआ है, किसी भौतिक राशि का मान लो ये मेरे पास कोई मान प्राप्त हुआ है। यदि मैं बोलूंगा इसका सार्थक अंक कितना होगा, यदि बोलेंगे कि इसका सार्थक अंक कितना होगा, तो अपन बोलेंगे इसका सार्थक अंक होगा 3। क्यों? क्योंकि अभी पहला नियम ही कहता है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जितने भी अशून्य अंक अपन गणना करेंगे वह सारे सार्थक अंकों के अंदर आ जाते हैं। सेकंड नियम क्या कहता है कि दो अशून्य अंकों के मध्य सभी शून्य
सार्थक होते हैं। दो अशून्य अंकों के मध्य सभी शून्य सार्थक होते हैं। यदि बात ये बोली गई कि भाई सेकेंड नियम ये है, सभी अशून्य अंकों के मध्य शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, सभी अशून्य अंकों के मध्य जितने भी शून्य आ रहे, यदि कोई भौतिक राशि का कोई मान मेरे को प्राप्त हो रहा है और उसके अंदर क्या है कि सभी अशून्य अंक है, उनके बीच में यदि मध्य के में शून्य अंक आ रहे तो वो सार्थक अंक होते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू एक एग्जांपल समझते हैं अपन। यदि दे रखा है 2006, ये सार्थक है, तो यहाँ पे सार्थक अंक अपन कितने बता सकते हैं इसके अंदर? यदि मैं बोलूंगा यहाँ पे सार्थक अंक कितने होंगे, तो भाई 4 ही होंगे। क्योंकि क्या बोला मैंने, ये नियम यही कहता है कि सभी अशून्य अंकों के मध्य जितने भी शून्य आ रहे, भाई 2 शून्य इसके मध्य आ रहे, तो ये भी इन सार्थक अंकों के, इन भी अशून्य अंकों के साथ जोड़े जाएंगे। तो ये पूरे 4 सार्थक अंक होंगे। एक और एग्जांपल से समझते हैं। यदि मैं बोलूं 3005 के मध्य यदि 3 शून्य है तो कितने सार्थक होंगे? तो भाई इसके मध्य भाई शून्य है तो 5 सार्थक अंक होंगे। तो अपन ने ये बात की। अगले बात करते हैं तीसरा नियम, अशून्य अंक के बाद वाले सभी शून्य सार्थक नहीं होते। अशून्य अंक के बाद वाले, भाई ये तो मध्य की बात हो गई, देखो ये तो मध्य की बात होगी, ठीक है। पहले क्या बोल रहे, जितने भी अशून्य, भाई शून्य आ ही नहीं रहा है तो सार्थक अंक सारे सार्थक अंकों में आएंगे। सेकेंड अपन ने बोला भाई अशून्य अंकों के मध्य यदि शून्य है तो वो सार्थक अंक में गिने जाएंगे। एक बोलेंगे यदि अशून्य अंकों के बाद शून्य आए, शून्य अंक आए तो वह सार्थक अंक नहीं होते। वह सार्थक अंक नहीं होते। यदि अशून्य के बाद शून्य अंक सार्थक होंगे तो वह अशून्य अंक के बाद वाले सभी शून्य सार्थक नहीं होते। जैसे अपने पास एग्जाम्पल के थ्रू एक क्वेश्चन आ रहा है कि आ रहा 3000, तो भाई पूछेगा सार्थक अंक कितने होंगे, तो अपन को यहीं पे सार्थक अंक बताने कि भाई यहाँ पे सार्थक अंक का मान ओनली 1 होगा। यदि मैं बोलूं 2500 तो यहाँ पे सार्थक अंक कितने होंगे, भाई 2 होंगे। क्या बोला गया है, यदि अशून्य अंकों के बाद यदि शून्य सार्थक आए तो वह कभी भी सार्थक अंकों में गिने नहीं जाते हैं। अगला अपन चौथा एक नियम एक और लेके चलेंगे कि चौथा नियम क्या कहता है। चौथे नियम में है अशून्य अंक के बाद वाले शून्य सार्थक अंक होंगे जब दशमलव आए। अशून्य के अंक कब होंगे, देखो अशून्य अंक के बाद, अशून्य अंक के बाद शून्य सार्थक अंक, शून्य सार्थक अंक होंगे। लेकिन जब दशमलव आए, क्या है, दशमलव, तब होंगे। क्या बोले था, थर्ड नियम भी यही था कि यदि अशून्य अंकों के बाद शून्य अंक आते तो सार्थक अंक नहीं होते। तो भाई हाँ, सार्थक अंक नहीं होंगे, लेकिन यहां पे भी अशून्य अंक के बाद शून्य अंक आए तो वो सार्थक होंगे। क्यों होते, लेकिन जब दशमलव आए तभी होंगे। जैसे मैं बात कर रहा हूं यहां पे एग्जाम्पल पे 5.000, क्लियर। तो यहां पे मेरे सार्थक अंक कितने होंगे, यहां पे यदि मैं बोलूं यहां पे सार्थक अंक कितने होंगे, तो यहां पे मेरे पास सार्थक अंक होंगे 4, क्लियर। यहां पे मेरे पास सार्थक अंक कितने होंगे, भाई सार्थक अंक होंगे 4, ठीक है। कि जितने भी यदि पॉइंट के बाद शून्य आ रहे हैं, ठीक है, जो भी पॉइंट के बाद यदि शून्य आ रहे तो वो सार्थक अंक में गिने जाते हैं, ठीक है। एक और अपन बात लेके चल रहे इसके अंदर कि दशमलव में अशून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते।
ये भी बात है कि दशमलव यदि आ रहा है, दशमलव में अशून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते। बोला है पांचवा कि दशमलव में अशून्य अंक से पहले आने वाले, दशमलव में अशून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। ठीक है, दशमलव में अशून्य अंक से पहले आने वाले जितने भी शून्य होंगे वह भाई सार्थक अंक में नहीं आते हैं। तो ये अपने पास एग्जांपल एक समझाते हैं। एग्जांपल कितना होगा 0.0036। तो इसके अंदर कितने हो गए भाई, देखो दशमलव आ रहा है और अशून्य अंक से पहले शून्य आ रहे, तो ये सार्थक अंक में नहीं गिने जाएंगे, ओनली ये दो अंक ही जिन्हें गिने जाएंगे। तो अपने पास सार्थक अंक कितने होंगे, दो। अपने पास सार्थक अंक कितने होंगे, दो। ऐसा कैसे, यदि एग्जाम्पल गिने जाए, अपने पास है 0.0001, तो ओनली 1 को ही गिना जाएगा कि 1 ही सार्थक अंक होगा, बाकी नहीं। तो ये कुछ यहाँ पे नियम है। ठीक है, अगला नियम अपन एक और अगला नियम पढ़ेंगे, एक और अगला नियम पढ़ेंगे। छठा नियम क्या कहता है कि सार्थक अंक, छठा नियम ये कहता है कि सार्थक अंक में घाते नहीं होती है। घाते सार्थक अंक में नहीं आती, ये लिखते हैं। चलो, घाते सार्थक अंक में नहीं आती हैं। घाते सार्थक अंक में नहीं आती। जितनी भी घाते आ रही है वह सार्थक अंक में नहीं आएगी। जितनी भी घाते आ रही है वह सार्थक अंक में नहीं आती। जैसे एग्जांपल के थ्रू पढ़ते हैं 23.5 इंटू 10⁵, तो यहाँ पे सार्थक अंक के लिए 3 गिने जाएंगे, 3 सार्थक अंक होंगे। लेकिन घाते सार्थक अंक में नहीं आती। यदि घातों की बात करें तो घाते कभी सार्थक अंक में नहीं आएगी। सातवां एक नियम है, किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित करने पर सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं होगा। ये भी बात है, यदि किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित कर रहे हैं तो सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं होगा। किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित करने पर सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं होगा। परिवर्तित पद्धति में परिवर्तित करने पर सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं होगा। सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं होगा। ये भी एक नियम है अपने पास सार्थक अंकों का कि भाई सार्थक अंकों में कोई प्रभाव नहीं होगा। जैसे अपन बात करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, यदि मैं यहाँ पे बोलूंगा, क्या लिखा है अपन ने कि एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में यदि मैं चेंज कर रहा हूं, किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में चेंज कर रहा हूं, तो वहां पे सार्थक अंकों में कोई प्रभाव नहीं होगा। तो जैसे मैं बात कर रहा हूं 66 किलोमीटर, भाई इसको मीटर में चेंज कर रहे तो 66
66,000 हो जाएगा। ये अपने मीटर में चेंज हो जाएगा। लेकिन यहां पे भी अपने पास सार्थक अंक 2 थे। कितने थे? सार्थक अंक 2, और यहां पे भी सार्थक अंक 2 ही रहेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या बात हुई है कि किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित करने पर सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो ये अपन ने कुछ नियम पढ़े, वापस एक बार रिकॉल कर दे दो सातों नियम कि किस तरीके से नियम है ये तीन चारों सातों। तो पहला है अपने पास सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या कहते हैं? किसी भौतिक राशियों को शुद्ध रूप में व्यक्त करने के लिए सार्थक अंक की आवश्यकता होती है। सार्थक अंक ज्ञात करने के लिए सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जितने भी अशून्य अंक आ रहे सार्थक अंक में आएंगे। सभी अशून्य अंकों के मध्य शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अशून्य अंकों के मध्य शून्य अंक आ रहे तो वह सार्थक अंक होते हैं। अशून्य अंकों के बाद यदि बाद में आ रहे हैं तो वह सार्थक अंक कभी नहीं होते। अशून्य अंक के बाद शून्य अंक सार्थक होंगे जब दशमलव आ जाए, दशमलव आता है तब ये सार्थक होंगे। दशमलव में अशून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते, तो ये सार्थक अंक नहीं होंगे। यहाँ पे घातीय सार्थक अंक में कभी नहीं गिनी जाएगी क्योंकि किसी भौतिक राशि को यदि एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति के अंदर चेंज कर रहे हैं तो सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव पैदा नहीं होता, वह वो का वो रहता है। ठीक है, तो ये अपन ने बात की थी कुछ सार्थक अंकों के लिए। ठीक है, आगे अपन बात करेंगे, दूसरी बात करेंगे अपन अंकों के पूर्णांकन की। अंकों का पूर्णांकन, चलो उससे पहले कुछ चीजें देख लेते हैं अगर वो इसमें से सार्थक अंक के बारे में। चलो ये सार्थक अंक हो गया, एक ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो, अनुगामी शून्य सार्थक अंक होते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अपन एक बात करते हैं अपन अंकों के पूर्णांकन की। अंकों के पूर्णांकन की, अंकों का पूर्णांकन राउंडिंग ऑफ नंबर। अंकों का पूर्णांकन राउंडिंग ऑफ नंबर, राउंडिंग ऑफ नंबर, इस पे बात करते हैं अंकों का पूर्णांकन। किसी संख्या को निश्चित सार्थक अंकों में रूपांतरित करने के लिए अंकों को समीप वाले अंकों में बदला जाता है। किसी संख्या को विभिन्न सार्थक अंकों में रूपांतरित करने के लिए, किसी संख्या को निश्चित सार्थक अंकों में रूपांतरित करने के लिए उसके पास वाले अंकों में रूपांतरण किया जाता है, समीप वाले अंकों में बदला जाता है, पूर्णांकन करना कहते हैं। किसी संख्या को निश्चित सार्थक अंकों में प्राप्त करने के लिए, इसकी परिभाषा होती है किसी भौतिक राशि के मान को निश्चित सार्थक अंक में, निश्चित सार्थक अंक में प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए निकट वाले मान, निकट वाले मान, निकट के लिए समीप वाले मान अंकों में बदला जाता है। निकट वाले अंकों में, निकट वाले अंकों में बदला जाता है, पूर्णांकन करना कहते हैं, पूर्णांकन करना कहते हैं। ठीक है, ये पूर्णांकन होता है। अंकों का पूर्णांकन का मतलब क्या होता है? जैसे अपन सार्थक अंक का पता लगे क्या है, सार्थक अंक जिसमें 7 नियम पड़े, बराबर। उन 7 नियमों को लगाने का मतलब क्या होता है? 7 नियमों के द्वारा अपन किसी मान को, भौतिक राशि के मान को शुद्धता से प्रदर्शित कर सकते हैं, ये अपना मेन रहता है। तो अंकों का पूर्णांकन का मतलब यही रहता है किसी भौतिक राशि के मान को निश्चित सार्थक अंक, निश्चित सार्थक अंक में प्राप्त करने के लिए निकट वाले अंकों में बदला जाता है। अभी वही भौतिक राशि के मान को
यदि कोई निश्चित सार्थक अंक मुझे बनाना है, निश्चित मतलब उसके मान में प्योरिटी हो, उसके मान में शुद्धता हो, वह बनाना है, तो मुझे उसके निकट वाले अंकों में बदला जाता है, उसी को अपन पूर्णांकन कहते हैं। इसमें भी कुछ नियम लगते कि भाई पूर्णांकन कैसे किया जाता है और किन अंकों पे किया जाता है। जैसे पहला है, जिस अंक को पूर्णांकित करना है उससे अगला अंक 5 से अधिक है तो पूर्णांकित किए जाने वाले अंक में एक जोड़ दिया जाता है। यदि जिस अंक को पूर्णांकित करना है, पहला नियम यही कहता है, जिस अंक को, मुख्य नियम की बात करेंगे पूर्णांकन के मुख्य नियम, और ये नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि ये नियमों के बिना अपन किसी भी मान को शुद्धता में या किसी भी मान को शुद्धता से प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला नियम यही कहता है कि जिस अंक को प्रदर्शित करना है उससे अगला अंक 5 से अधिक है तो पूर्णांकित किए जाने वाला अंक में एक जोड़ दिया जाता है। जिस अंक को प्रदर्शित करना है और उसके अगला अंक 5 से अधिक है तो पूर्णांकित नंबर में पूर्णांकित करने वाले अंक में एक जोड़ दिया जाता है। ठीक है, पूर्णांकित करने वाले अंक में कितना जोड़ दिया जाता है? एक जोड़ दिया जाता है। तो अपन बात करेंगे, यदि एग्जाम्पल के थ्रू के 2.58 में पूर्णांकित, जैसे 5 को पूर्णांकित करना है तो 5 के अगले वाला अंक 8 से 5 से ज्यादा, यदि मैं बोलूं यहां पे मुझे 5 को पूर्णांकित करना है, इस नंबर को पूर्णांकित करना है, तो 5 के अगले वाला नंबर यदि 5 से ज्यादा है तो पूर्णांकित नंबर कितना हो जाएगा? 2.6। ठीक है, तो इस तरीके से अपन एक और एग्जांपल ले लो, 3.46 में पूर्णांकित। तो इसके लिए कैसे होगा? यदि मुझे 4 को पूर्णांकित करना है तो ये 4 के अगले वाला अंक कौन सा है? 6, जो 5 से ज्यादा है। और तो कौन सा अंक? ये इसमें 4 में एक जोड़ दिया जाता है, इस वाले अंक में एक जोड़ दिया जाता है, बनता है 3.5। ये हो गया पूर्णांकित। ठीक है, तो अपन ने आज पूर्णांकित अंकों के पूर्णांकित की परिभाषा देखी और उसके एक नियम पे चर्चा की है। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे वाले नियमों पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।